Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Yashir Rastogi and I am here for Business Studies and Economics of Class 12th. आई होप आप सब ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, अभी तक नहीं करा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस ईजिली अवेलेबल हो जाएं। और अगर आपको सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड भी कोई न्यूज़ चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। So here we are started our new chapter of business studies, chapter 2 principle of management, nature and significance। तो सबसे पहले मैंने आपको बिज़नेस के फर्स्ट चैप्टर में ये बात बताई थी कि जब भी आप बिज़नेस पढ़ें तो आप एज अ बिजनेसमैन अपने आप को समझें और आप ये सोचें कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके ओनर हैं, तभी आप बिज़नेस ईजिली समझ पाएंगे, उसके कंसेप्ट्स आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला और दूसरी बात कि हमें चैप्टर का नेम अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट हम पढ़ के आए हैं। अगर आपने चैप्टर 1 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले वो जाके देख लीजिए, क्योंकि वो हमारा पूरा पार्ट फर्स्ट जो है वो बिज़नेस स्टडीज़ का वो इसका बेस है। जैसे कि अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अब आपको उससे पहले मैनेजमेंट पता होना चाहिए, मैनेजमेंट क्या होता है। सो व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर अचीविंग द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो हमारा मैनेजमेंट होता है कि हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। लेकिन अब प्रिंसिपल्स क्या क्या है मैनेजमेंट के और इसके नेचर क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? सबसे पहले मीनिंग आ जाता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं? ब्रॉड है और जनरल गाइडलाइंस हैं फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। इसका क्या मतलब हुआ? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो मैनेजर के लिए जनरल गाइडलाइंस होते हैं और उनके बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं कि वो किस तरीके के डिसीजंस ले रहे हैं, किस सिचुएशन में, प्रॉब्लम्स के बेस पे वो कैसे क्या अपना आंसर कैसे ढूंढ रहे हैं, वो सब क्या होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में आते हैं। इसमें हमारी दो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है, दो नहीं तीन चीज़ें। सबसे पहला प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल, जो भी हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स दिए हैं वो बहुत अच्छे से आपको पढ़ने हैं। प्रिंसिपल्स गिवन बाय टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो भी प्रिंसिपल्स दिए हैं वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है, और उनकी टेक्निक्स, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है बोर्ड में और हर बार आता है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है और 1 मार्क में आपको ये डेफिनेशन भी अच्छे से पढ़नी है। फिर आता है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको अपने पेपर में प्रेजेंटेशन करके आनी होगी, तो आप अच्छे से प्रेजेंट करके आइएगा अपने आंसर को, तभी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपके आंसर के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे अब नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के। अगर आप लोगों के पास बुक्स नहीं है तो आप मेरे नोट्स लिख सकते हैं, मैं आपको नोट्स अपने इंस्टा पे भी प्रोवाइड करवा दूँगी, वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं इन्हें और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल वैलिडिटी, मतलब हर जगह एवरीवेयर अवेलेबल है, वही मतलब है यहाँ पे यूनिवर्सल वैलिडिटी का एवरीवेयर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो हर जगह अप्लाइड होते हैं, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, एनजीओज हो, सब जगह मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा जनरल गाइडलाइंस। अभी हमने डेफिनेशन मीनिंग में ये पढ़ा था कि ये मैनेजर के लिए जनरल गाइडलाइंस होते हैं, उनको एक मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि तुम क्या क्या कर सकते हो उस सिचुएशन पे, तुम कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करोगे। ये सब जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बताते हैं मैनेजर को। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये क्या होते हैं कि प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स से बनाए जाते हैं, ओवरनाइट नहीं बन जाते हैं ये, इनमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, और क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर पे डिटरमाइन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डायनामिक भी होते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता ह्यूमन बिहेवियर कब चेंज हो जाए। फिर आता है हमारा फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है? फ्लेक्सिबल वही कि ये जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे उसी के बेस पे ये चेंज हो जाता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि एक डायनामिक कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मेनली बिहेवियरल का मतलब क्या होता है?
मेनली बिहेवियरल का मतलब होता है कि जो भी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं वो मैनेजर के लिए बनाए जाते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखे या उनको इन्फ्लुएंस करे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अच्छे से अचीव कर पाएँ। फिर आता है हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है? जब भी हम किसी भी सिचुएशन में कोई भी प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो उसका हमें कॉज और इफेक्ट दोनों ही पता लगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? जब हमारा कोई भी प्रिंसिपल कहीं अप्लाई करेंगे तो हमें उसका इफ़ेक्ट पता होना चाहिए कि उसका इफ़ेक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे कैसा पड़ेगा। फिर आता है हमारा कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट क्या होता है? कॉन्टिजेंट मतलब होता है डिपेंडेंट, मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशन से प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ऊपर बेस्ड होते हैं। वहीं पे जब भी कोई सिचुएशन अराइज होगी तभी हम प्रिंसिपल्स का अप्लाई करेंगे। तो ये क्या होते हैं? कॉन्टिजेंट होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल जो भी सिचुएशंस होती हैं उनके ऊपर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप यहाँ पे एम और आई लिख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हेनरी फॉल ने जो थे वो हमारे 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं और इन 14 प्रिंसिपल्स में से कोई भी प्रिंसिपल्स आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो भी प्रिंसिपल्स हेनरी फॉल ने दिए हैं हम उनको जनरल प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय जनरल प्रिंसिपल्स, तो जनरल प्रिंसिपल्स का मतलब हेनरी फॉल के प्रिंसिपल्स से है जो कि उन्होंने दिए हैं मैनेजमेंट के लिए। तो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है हमारा, और इस वीडियो में हम सिर्फ 7 प्रिंसिपल्स की ही बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 7 प्रिंसिपल्स की और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जो कि F.W. टेलर ने दिए हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने ये लिख रखा है, मैं अभी आपको की पॉइंट्स बता देती हूँ। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क होता है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉल कहते हैं कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है वो कुछ ना कुछ स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक एम्प्लॉय सारा वर्क नहीं कर सकता, उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा और वो दूसरे काम नहीं कर पाएगा। सो वो कहते हैं कि हमारा जो भी पूरा वर्क है वो कुछ यूनिट्स में डिवाइड होना चाहिए और उन यूनिट्स को हमें कुछ पर्सन्स को दे देना चाहिए, अलग अलग पर्सन्स को दे देना चाहिए उनकी क्वालिफ़िकेशन, कैपेबिलिटी और एक्सपीरियंस के बेस्ड पे। तो ये होता है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। इससे क्या होता है? हमारे जो भी वर्क एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मोटिवेशन इंक्रीज़ होती है और वो अपने वर्क में स्पेशलाइज्ड रहते हैं। फिर आता है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है? सबसे पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए। अथॉरिटी मतलब पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन। अथॉरिटी मतलब सुपीरियर लेवल पर उन लोगों के पास क्या होती है? मैनेजर्स के पास पावर होती है कि वो हमें कोई भी ऑर्डर दे दें, और एम्प्लॉयज़ के पास क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें। सो वही है, अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बैलेंस्ड रहेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाएगी, और दोनों अगर बैलेंस नहीं होंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली यही है और यही मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर आता है हमारा थर्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्योल कहते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ सबॉर्डिनेट्स के लिए ही नहीं होने चाहिए, सुपीरियर के लिए भी होने चाहिए। सबॉर्डिनेट मतलब एम्प्लॉयज़ और सुपीरियर मतलब मैनेजर या CEO, इन सब के लिए भी डिसिप्लिन एक बराबर ही होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की टाइमिंग 9 o'clock है तो सुपीरियर 10 पे आ रहे हैं या 11 पे आ रहे हैं, सबको एक ही साथ मतलब 9 पे ही आना है, और किसी को छुट्टी चाहिए तो ये नहीं कि वो अपने सुपीरियर लेवल का फ़ायदा उठाएं। तो डिसिप्लिन सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए, तो यही डिसिप्लिन में है। फिर आता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको एक ही बॉस से ऑर्डर्स मिलने चाहिए, मतलब 2-3 बॉस नहीं होने चाहिए। इससे क्या होगा? अगर 2-3 बॉस होंगे तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि उन्हें किसके ऑर्डर्स पहले फॉलो करने हैं। अगर एक बॉस होगा तो वो सब मतलब वर्क अच्छे से कर पाएंगे कि मतलब उन्हें किसके ऑर्डर्स पहले फॉलो करने हैं ये उन्हें पता होंगे, और कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज नहीं होंगे, और हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अच्छे से अचीव हो जाएगा। फिर आता है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड में तक क्या था कि 1 बॉस होना चाहिए, लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कहते हैं कि 1 यूनिट 1 प्लान, मतलब एक यूनिट का एक ही प्लान होना चाहिए। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वही एम्प्लॉयज़ का गोल होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ का गोल ऑर्गेनाइजेशनल गोल से मतलब अलग होगा तो मैनेजर को ट्राई करना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ के गोल्स को वो रिकनसाइल करें या उनको मोटिवेट करें या इन्फ्लुएंस करें कि वो लोग अपने गोल्स को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करें। ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये होता है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मीन्स
1 यूनिट मीन्स 1 प्लान, ठीक है। हमारा सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये क्या है? सबॉर्डिनेशन मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो भी हो उसको तुम इन्फ्लुएंस करके, मैनेजर इन्फ्लुएंस करके जनरल इंटरेस्ट बनाए, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ के गोल्स को छोड़ के वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में लगे, क्योंकि अब वो ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। सो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैनेजर को जो है वो प्रायोरिटी देनी होती है ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अच्छे से अचीव कर पाए। इसका फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्लांट वगैरह बिल्ड होना है, कोई और बिल्डिंग बनानी है आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके लिए आपको सीमेंट चाहिए। अब सीमेंट जो है वो आपके घर में, मतलब आपका भाई या फिर कोई भी सेल करता है और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी पे रखेंगे, आप अपने घर को नहीं रखेंगे। मतलब कि आपको बेस्ट सीमेंट चाहिए होगा तो आप किसी और से लेंगे। ये नहीं कि अगर आपके घर का ही काम है सीमेंट का तो आप अपने घर का यूज़ करेंगे चाहे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो। तो आपको प्रायोरिटी पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रखना है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हो, आप वो डिसीज़न लें। यही होता है हमारा सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ताकि मैनेजर क्या करे, एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करे कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को प्रायोरिटी पे रखे और खुद भी मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को प्रायोरिटी पे रखे। सो 7th पॉइंट आता है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। ये क्या होता है? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्योल ये कहते हैं कि जो भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनके वर्क के हिसाब से आपको फेयर वेजेस उन्हें देने हैं, फेयर सैलरीज देनी है, ताकि उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और वो उनका रीज़नेबल स्टैंडर्ड भी बढ़े और उनको वो मोटिवेटेड रहे और अपने मतलब अपना काम वो और अच्छे से कर पाएँ। लेकिन जब आप अपने वर्कर्स को पे कर रहे हो तो आप अपनी कंपनी की पेइंग कैपेसिटी पे भी ध्यान रखें। वो कैसे आप रखेंगे कि मतलब फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए फर्म की, मतलब जिस हिसाब की आप सैलरी दे रहे हो उसमें फर्म का भी बेनिफिट होना चाहिए। और मिनिमम वेज एक्ट आपको जो भी गवर्नमेंट ने बनाया है उसको याद में रख के सैलरी देनी चाहिए। और क्या है, हमारी वेजेस एंड सैलरीज हमारे कॉम्पिटिटर्स से अच्छी होनी चाहिए, वरना हमारे एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में जाके वर्क करने लगेंगे। सो इससे क्या होगा, हमारा लॉस होगा। ये सब आपको बातें याद रखनी होंगी और वर्कर्स को एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी हमारे एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, मोटिवेटेड रहेंगे और ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा वर्क कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये 7 पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से कर लीजिएगा इन्हें। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।